हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया आज आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर 2 का टॉपिक कैपेसिटेंस। हमारा आज टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस। हमने पिछले टॉपिक में पिछले वीडियोस में डाइलेक्ट्रिक तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस की कैपेसिटर क्या होता है ना। कैपेसिटेंस एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ है। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, है ना। सपोज हमारे पास कोई एक इरेगुलर शेप का ये कंडक्टर है। थोड़ा सा पेन का मोटाई बढ़ा लेते हैं। हमारे पास ये इरेगुलर शेप का क्या है, एक कंडक्टर है। अब हम इस पर चार्ज अगर दे दें तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, चाहे प्लस दे चाहे माइनस दे, सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक। अब जो भी हमने इसको चार्ज दिया है ना, अब इन चार्जेस को हमने यहाँ पे स्टोर किया है। इसका मतलब ये दोनों ये सभी एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स भी लगा रहे होंगे क्योंकि सेम चार्जेस है ना। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स वर्क भी कर रहा होगा क्योंकि हमने इनको इसी पर स्टोर किया है। तो जब कभी वर्क होता है चार्ज पे तो क्या स्टैब्लिश होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैब्लिश होता है ना। तो इस चार्ज की वजह से इस पे क्या स्टैब्लिश, तो इस चार्ज की वजह से इस पे क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल होगा। इस कंडक्टर का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो ये जो चार्ज हमने दिया है ये इसमें क्या जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल, है ना। तो कंडक्टर का हमने यहाँ पे यूज कैसे किया, चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करने में, है ना। तो जितना हमने Q दिया उतना ज़्यादा हमें V मिल रहा है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। या C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। Q क्या है, जो तुमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया था। V क्या है, जो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैब्लिश हुआ। ठीक। यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम C का यूनिट देखें तो हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट, या इसी को इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड। तो कुल मिला के हमारा कैपेसिटेंस का मतलब ये है किसी कंडक्टर पर चार्ज हम कितना इकट्ठा कर सकते हैं, कितना उस पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो कंडक्टर पर जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं तो जो चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है उस कंडक्टर की, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। जैसे 20 लीटर की बाल्टी है तो 20 लीटर से पानी ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकती, तो वो उसकी क्या है, कैपेसिटेंस है ना। वो इतना पानी को अपने अंदर ले सकती है ना। तो इसी तरह से हर एक कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक। मैंने तुम्हें बताया कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फैरड है। सपोज करो हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है भैया, स्फेरिकल है। ठीक। स्फेरिकल कंडक्टर पे हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। अब चार्ज जो भी होगा वो किस पे आ जाएगा, सरफेस पे। इस चार्ज की वजह से क्या स्टैब्लिश होगा, V स्टैब्लिश होगा। अब V मान लिया जो स्टैब्लिश हुआ वो तुम्हें पता है, यहां से R डिस्टेंस पर V कितना स्टैब्लिश होगा, बता सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है। ये V स्टैब्लिश हो गया। अब इस V की वजह से जो भी कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस निकालेंगे तो Q रख दो और V ये हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R। Q से Q आपका हट गया, या C इक्वल टू क्या मिल गया, 4πε0 R। ये किस लिए हो गया फॉर्मूला, ये जब हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो तो ये उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कि ये इतना चार्ज स्टोर कर सकता है
और जो चार्ज होगा वो रेडियस के कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ लें, है ना, हम अर्थ लेते हैं तो अर्थ की जो रेडियस है वो बच्चा कितनी है, 11th में पढ़ी है, अर्थ की रेडियस है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और अर्थ को हम क्या मानते हैं, एक बहुत बड़ा कंडक्टर मानते हैं, है ना। तो इस पे हम बहुत सारा चार्ज दे सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला स्फेरिकल का कंडक्टर के लिए क्या है, ये है। तो जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C = 4πε0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R, या 4π, अच्छा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 1/4πε0 किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁹, है ना। तो 4πε0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/9 × 10⁹, ये हो गया ये, ठीक है। इंटू आर की वैल्यू क्या है, 6.4 × 10⁶, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पता क्या आएगा, लगभग आएगा 711 μF। म्यू मतलब कुछ इस तरह से आएगा 711 10⁻⁻6 फैरड, और 10⁻⁻6 फैरड को हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, म्यू। तो सोचो कि एक फैरड कितनी बड़ी क्वांटिटी है ना। जब इतनी बड़ी अर्थ में, इतनी बड़ी रेडियस वाली अर्थ में म्यू एफ की कैपेसिटी है, इतना कैपेसिटेंस वो धारण कर सकती है, ठीक है। तो सोचो एक फैरड धारण करने के लिए कितना ज्यादा बड़ा साइज चाहिए होगा, है ना। तो ये था तुम्हारा कि कैपेसिटर एक तरह से चार्ज को स्टोर करने की क्षमता है किसी भी कंडक्टर के द्वारा, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट्स जिन पे अपोजिट चार्जेस होंगे और वो एक दूसरे के पास रखी जाएंगी, है ना। मान लिया हमारे पास एक ये प्लेट है, इस पे हमने कौन सा चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया, ठीक। इसके साथ में एक दूसरी प्लेट रख दी और उसको हमने ड्यू टू इंडक्शन इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक। तो इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन होगा, है ना, यहां से देखो प्लस चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा, प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। मतलब हम अगर प्लस पे जितना बढ़ाएंगे, है ना, या पे ऐसा भी कर सकते हो कि इसको हटा सकते हो, बैटरी को ऐसे भी समझ सकते हैं आप। जितना हम इसको प्लस चार्ज देंगे, ठीक है, उतना ही ड्यू टू इंडक्शन इस पे कौन सा चार्ज सेट होगा, माइनस, है ना। तो इनके बीच में एक फील्ड स्टैब्लिश होगा, ये इनके दोनों के बीच की दूरी मान लिया क्या है, स्मॉल डी है। तो इनके बीच में एक क्या स्टैब्लिश होगा, फील्ड स्टैब्लिश होगा। इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू। तो जो फील्ड स्टैब्लिश होगा वो क्या होगा भैया, E = V/d, यही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में, है ना। अब हमें करना क्या है कि इस पे चार्ज देना है, चार्ज देने की वजह से इस पे क्या स्टैब्लिश होगा, प्लेट पे ये जनरेट होगा। तो E क्या हो सकता है इस केस में, E क्या हो सकता है, E होता है, मैंने प्लेट्स का गॉस लॉ में बताया था, σ/2ε0 = V/d। तो जो पोटेंशियल स्टैब्लिश होगा वो होगा σd/2ε0। ये किस पे होगा, सिर्फ एक प्लेट पे। इसी तरह से हमारे पास दूसरी प्लेट भी है, तो दूसरी प्लेट पर भी इतना ही जनरेट होगा, तो वो हो जाएगा σd/2ε0।
ये टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां पर, यहां पर। ये पोटेंशियल इतना हो जाएगा हमारे पास, है ना। इधर इधर पोटेंशियल क्या होगा, इधर उधर फील्ड भी जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, है ना। हमारे पास जो V आ गया वो क्या आ गया, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार हमारे पास V आ जाता है तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन V, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रख देंगे इसको Q अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हमने ये जो चार्ज दिया है एक शीट पे दिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, रख देंगे। या सी इक्वल टू सिग्मा ए, ये एप्सिलॉन कहाँ जाएगा ऊपर, अपॉन सिग्मा डी। सिग्मा से सिग्मा कट गया, या हमारे पास जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या आ गया, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया इसका, कि इस पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। ये कब, व्हेन एयर इज बिटवीन द शीट्स या प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है। तो फॉर एयर के इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 1। तो जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, C नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये देख सकते हो आप पिछली स्लाइड में, ये है। दूसरा, जब फॉर एनी मटेरियल, फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मान लो इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है प्लेट्स के बीच में, है ना, कोई ऐसा मटेरियल भरा है जिसके अंदर फील्ड खुद का जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए के तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए ये किसके इक्वल है, इक्वल है C नॉट के, तो ये हो जाएगा C नॉट के। मतलब देख सकते हो आप कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे एयर की जगह पे तो क्या होगा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हमने पिछले वीडियो में देखा भी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज क्या था। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज ये था कि जब कभी इसको किसी फील्ड में रखते थे तो इसके अंदर एक फील्ड जनरेट हो जाता था, है ना, जो मेन फील्ड को अपोज करता था, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज क्या होगा कि ये एक तो कंडक्टर्स को, जैसे मान लिया हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है, ठीक है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इनके बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, एयर ना रख के कोई मटेरियल रख दें, ठीक है, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो होगा के, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, C नॉट के, C नॉट टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना। ये तो इसका काम क्या है कि दो प्लेट्स को ये अलग रखता है, पहली बात तो, है ना, दो प्लेट्स को एक सेपरेशन पे रख सकता है। दूसरा, इनको जलने से बचा सकता है, इस कैपेसिटर को जलने से बचा सकता है। और तीसरा काम क्या कर सकता है कि ये कैपेसिटेंस को बढ़ा सकता है। तो जब भी कभी कैपेसिटर में एयर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था तुम्हें पिछले वीडियोस में, पिछली क्लास में, है ना, कि डाइलेक्ट्रिक कैसे अफेक्ट करता है फील्ड को, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
मान लिया हमारे पास कोई एक शीट या कोई भी कंडक्टर है, रेगुलर शेप का भी ले सकते हैं, इस पे हमें चार्ज इकट्ठा करना है। तो ये चार्ज जब इकट्ठा होगा, ठीक है, जब इस पे एकत्र होगा ये चार्ज, तो ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना, क्योंकि सेम चार्जेस है ना। तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो इनको एक साथ रखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा एनर्जी का, तभी तो ये रहेंगे, वरना ये तो छोड़ के भाग जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे एक दूसरे को, है ना। तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए। और वो जो वर्क होगा वो इस प्लेट पे इन चार्जेस को किस फॉर्म में मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वही जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होगी, ठीक है। मान लिया हमने इसको चार्ज दिया Q, जिससे इसका पोटेंशियल राइज हो गया V, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? C इक्वल टू क्यू अपॉन V। कोई समस्या इसमें? या V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C, है ना, ये हो जाएगा। हमने इसको बहुत छोटा सा चार्ज दिया dq। अब जब हमने इतना चार्ज दिया तब भी हमें वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क ये आ रहा है ना। अब जब हमने बहुत बड़ा चार्ज दिया तब भी हमें वर्क करना पड़ेगा ज्यादा। हम छोटा सा चार्ज दे रहे हैं तो इसको भी मूव करने में, इस पे रखने में हमें वर्क करना पड़ेगा। देखते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V, Q इंटू V। अब हम dW कर रहे हैं किसको प्लेस करने में? छोटे चार्ज को। तो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा हमारा? वर्क हो जाएगा V इंटू डी क्यू। या dW इक्वल टू, ये वर्क कर रहे हैं हम इसको रखने के लिए इस पे, है ना, V इंटू डी क्यू। वी कितना है बच्चा? Q अपॉन C इंटू डी क्यू, है ना। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, कहां से? 0 से Q, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जो वर्क हो जाएगा वो W हो जाएगा। Q को बाहर निकालो, और नहीं, Q को क्यों बाहर निकालोगे? 1 अपॉन C को बाहर निकालो, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से Q, है ना, 0 से Q, Q इंटू डी क्यू। Q की पावर कितनी है? 1 है। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाई 2, है ना, लिमिट 0 से Q। या तुम्हें W जो है वो मिल जाएगा, W मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा क्या? 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर अपॉन C। यही वर्क डन जब ये चार्ज शीट पर पहुंचेगा, है ना, जब ये चार्ज इस शीट पर पहुंचेगा, है ना, यही जो तुमने वर्क किया है वो उसके किस रूप में इकट्ठा हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? एनर्जी, ठीक। अब इसके हम 3 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। सो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q की जगह रख दो CV, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, तो ये क्या हो गया? हाफ CV स्क्वायर, है ना। इसके बाद में एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। C की जगह क्या रख सकते हैं? C की जगह रख सकते हैं Q अपॉन V। तो Q और V के टर्म में आ जाएगा फॉर्मूला, है ना। C की जगह क्या रख दो? Q अपॉन V। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन 2 इंटू Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। इससे ये कट गया, या क्या तुम्हें मिल गया? 1 अपॉन 2 QV। तो कितने फॉर्मूले मिल गए एनर्जी के? एक तो ये मिल गया, एक तुम्हें ये मिल गया, और एक तुम्हें ये मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस में। किसमें बढ़ेंगे बच्चा? कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर में क्या करना है कि हमें कैपेसिटर लेने हैं
दो कॉम्बिनेशन है। कितने कॉम्बिनेशन है? एक तो सीरीज है और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमने ये तीन कैपेसिटर लिए जिनको हमने सीरीज में लगा दिया। अब इन कैपेसिटर्स का हमें कैपेसिटेंस नहीं पता है, तो इसका C1, इसका C2, इसका C3, है ना। यहां से करंट या चार्ज चलेगा, है ना, तो वो सब पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इस केस में हर एक पे पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन चार्ज कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? Q। इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, बट पोटेंशियल क्या हो गया? इस पे V1, इस पे V2 और इस पे V3। और बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या है? V। तो जो बट रहा है, जो डिवाइड हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे? सम कर देंगे। सो वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, या V इक्वल टू V1 पहले कैपेसिटर का क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। कई लग सकते हैं, Q कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q को इधर ले आओ। ठीक है, Q को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन Q इक्वल टू 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। V अपॉन Q अपॉन V क्या होता है? C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो V अपॉन Q क्या हो जाएगा? 1/C। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, चाहे जितने लगे हों। ये हो गया सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अब दूसरा क्या है अपने पास? पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमने इस तरह से तीन कैपेसिटर ले लिए, है ना, और इनको एक बैटरी से तीन ले लो या चार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तीन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये लो, ये हमने तीन कैपेसिटर ले लिया और इनको कनेक्ट कर दिया हमने किसी बैटरी से। ठीक, हमने इनको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या होगा कि सब पे पोटेंशियल कैसा जाएगा? सेम, क्योंकि पैरेलल में काउंट, पैरेलल में जुड़े हैं। लेकिन चार्ज सब पे कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V है, तो V इसका कोई मतलब नहीं, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जो बट रहे हैं, चार्जेस बट रहे हैं, Q1 इस पे Q2 और इस पे Q3, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2 और इसकी क्या है? C3। ठीक है, तो Q बट रहा है तो Q को करेंगे ऐड, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या Q इक्वल टू, अच्छा, C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? C1 V1, नहीं हो जाएगा, है ना, प्लस, और V1 कितना है? V। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा तुम्हारा V, ये हो जाएगा C1V प्लस C2V, दूसरे पे चार्ज, प्लस तीसरे पे चार्ज C3V। ठीक है, तीनों पे चार्ज हो गया, कॉमन क्या आ रहा है? V। C1 प्लस C2 प्लस C3, या Q अपॉन V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन V क्या हो जाएगा बच्चा? C। तो ये हो गया। जब ये रजिस्टर, सॉरी, कैपेसिटर किस में लगे होंगे? पैरेलल में, तो क्या आ जाएगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट, चाहे जितने लगे हों, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब हम देखेंगे बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इफेक्ट क्या होता है जब हम इसको कैपेसिटर्स के बीच में रखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक सिंपली पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। ये था कि अगर हम एयर में थे तो ये था, और जब किसी मटेरियल को रखा तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया था, के मल्टीप्लाई में हो गया था। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने ऐसा क्या किया कि कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट क्या हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कैपेसिटर के ऊपर, है ना। इफेक्ट ऑफ
डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑन, या स्लैब छोड़ो, पहले अभी सिंपली देख लो, डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। ठीक है, देखो ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच में एयर है, तो जब एयर होगी तो जो कैपेसिटेंस है एयर के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का क्या होता है 1, तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। या इसको हमने क्या बोला है सी नॉट, आप देख सकते हो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये ठीक है। तो ये हो गई कब, जब एयर है। वही अगर हम यहां कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, ये रखते हैं, अब इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होगा कि मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अगर इनके बीच में फील्ड ई है या ई नॉट है, तो इसके अंदर फील्ड इधर जनरेट होगा ई इंटरनल। नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये आया, ये जो ई नॉट है ये किसका फील्ड है, जब डाइपोल, जब ये नहीं था, जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था। फिर जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा तो इसमें इंडक्शन की वजह से क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना, इसके डाइपोल्स क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर एक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर हम नेट फील्ड देखें तो नेट फील्ड क्या हो जाता है, ई नॉट माइनस ई आई, है ना। नेट फील्ड यही तो हो जाएगा, टोटल फील्ड से हम इसका फील्ड माइनस कर देंगे, है ना। या ये जो ई होगा, जो ई इंटरनल होगा वो कितना होगा बताओ। अब ई पे किसका ई इंटरनल कितना हो जाएगा बता सकते हैं, तो ये नेट फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ई आई निकालना है। ई आई क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ई नॉट माइनस ई। अब ई क्या होगा, ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने कि डाइलेक्ट्रिक जब रखा जाता है तो के कहाँ आ जाता है, नीचे। डाइलेक्ट्रिक रखने पे फील्ड कमजोर हो जाता है ना। या ई आई क्या हो जाएगा बच्चा, ई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। देख सकते हो फील्ड पे असर पड़ रहा है, फील्ड कम हो रही है ना। देख सकते हो फील्ड कम हो रहा है, ई नॉट से इतना वैल्यू माइनस हो रहा है, ई नॉट से इतना वैल्यू माइनस हो रहा है। किस वजह से माइनस हो रहा है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहां पर रखा, है ना। अब अगर इस प्लेट की बात करें तो प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, है ना। यही हो जाएगा। या एप्सिलॉन नॉट उड़ा दो, तो जब इनको काट देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा भैया, हमारे पास बच जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। यही है। अब सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, या क्यू आई अपॉन ए इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन के। ए से ए उड़ा दो तो ये चार्ज आ गया कि चार्ज पे क्या डिफरेंस होता है, तो चार्ज पे ये इफेक्ट पड़ता है, इंटरनल चार्ज भी इंड्यूस होता है ना। तो ये जो है ये सारी घटनाएं बदल गई किसकी वजह से, जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस किया। क्या क्या हुआ, फील्ड बदली, चार्ज डेंसिटी बदली,
और चार्ज बदला, है ना। अब हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम रखेंगे किसी कैपेसिटर में और उसकी कुछ ना कुछ मोटाई को कंसीडर करेंगे। अभी तो हमने फील्ड कंसीडर किया, अब हम मोटाई को कंसीडर, कुछ कुछ थिकनेस का कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाएंगे, उसको रखेंगे फील्ड के बीच में। अब देखते हैं क्या होगा। हमारा टॉप क्या रहेगा, कैप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with डाइलेक्ट्रिक। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, डी, है ना। इन प्लेट्स का कुछ ना कुछ एरिया होगा, वो एरिया मान लिया ए। तो जो कैपेसिटेंस होगा अभी वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए तुम्हारा एरिया हो गया और डी क्या हो गया तुम्हारा, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो गया। अब इसके बीच में हम क्या रखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो थिकनेस है वो क्या है, टी। तो इसके इधर तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो इधर मान लिया ये Q है, प्लस Q है, और ये क्या है, माइनस Q है। तो ये प्लस Q इंटीरियर हो गया और ये माइनस Q इंटीरियर हो गया। तो इसके अंदर एक फील्ड होगा खुद का, इसके अंदर खुद का फील्ड होगा, है ना। अब वो हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, और वो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट, फील्ड तो हमें पता ही है, चेंज हो जाता है। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना होता और बीच का सेपरेशन डी है, तो पहले पोटेंशियल क्या, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो इसका खुद का इंटीरियर फील्ड जनरेट होगा जो इस तरफ होगा। तो इसका खुद का पोटेंशियल क्या होगा, या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू इसका E इंटू टी, है ना, प्लस E नॉट, कब, जब ये थी नहीं, तो D माइनस टी, पहले D थी फिर ये T थिकनेस आ गई तो D माइनस टी, है ना। ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का क्या लिख सकते हैं हम, E नॉट अपॉन K इंटू टी प्लस E नॉट D माइनस E नॉट टी, या E नॉट कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा बच्चा, T अपॉन K माइनस प्लस D माइनस टी। अब ये E नॉट किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, T अपॉन K प्लस D माइनस टी। अब सिग्मा किसके बराबर होता है, प्लेट पे चार्ज दिया है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये आ गया हमारे पास वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नाउ कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q अपॉन V क्या है बच्चा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K माइनस D, अरे सॉरी, प्लस D माइनस T। Q से Q क्रॉस हो जाएगा, C इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T अपॉन K प्लस
डी माइनस टी। ये तुम्हारा क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब क्या रखा होगा, डाइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा होगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मेटल का कोई रॉड हम रख दें, है ना, अगर हम कोई मेटल की रॉड रख देंगे तो क्या होगा। तो मेटल की रॉड के लिए के का मेटल के लिए फॉर मेटल के क्या होता है, वन, सॉरी के होता है, ये तो एयर के लिए हो गया, के होता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब 1/0। ठीक है, तो 1/0 अगर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो अपने पास क्या बचेगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, तुम्हारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, है ना। और अगर सोचो कि हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, मतलब ये प्लस माइनस प्लेट्स के बीच में पूरे में कंडक्टर ही रख दें, कोई मेटल रख दें, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी माइनस टी, कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0। तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से कैपेसिटेंस को हम समझ सकते हैं कि जब कोई मटेरियल रखा जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो वो कैसे चेंज हो सकता है। आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एजू सरकम को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।